तो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट होने के बाद, राइट, जरा इनके मार्क्स पे गौर करें कि इनके मार्क्स कैसे रहे, राइट, चूंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, ये नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से थे, साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, तो इनका समझना बड़ा जरूरी है कि इनके मार्क्स कैसे थे। इनके मार्क्स से आपको काफी कुछ अंदाजा हो जाएगा, इनकी स्ट्रैटेजी से बहुत अंदाजा हो जाएगा कि एनसीईआरटीज कैसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए। रेडी? तो अगर इनके मार्क्स की बात करें तो जो प्री पेपर 1 यानी जीएस पेपर जो था, वो बेसिकली इसमें उनको मार्क्स मिले 106 नंबर, राइट, 106 मार्क्स मिले, विच इज गुड, जीएस के हिसाब से काफी अच्छा। अब आपको इससे ये पता चल गया कि जो प्री है बहुत टफ होता है। अब ये देखिए, प्री में इनके मार्क्स आउट ऑफ 200 में इनके 106 मार्क्स आए, तो आप अंदाजा लगाए, और इन्होंने यूपीएससी टॉप किया। तो पहले ये समझिए कि जो आपका प्री स्टेज है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज है, सबसे खतरनाक स्टेज में से एक है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो पेपर 2 है। अब चूंकि ये मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हैं, राइट, ये आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, तो 147.5% जो है इन्होंने मार्क्स निकाले, विच इज बहुत बहुत ज्यादा है क्वालिफाइंग से, राइट। तो ये जो एक सेगमेंट रहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और इन्होंने अपने आप से वादा किया कि मैं सिर्फ अपने आप को 2 अटेम्प्ट दूंगा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद ये साउथ कोरिया चले गए, वहां उन्होंने सैमसंग में बहुत अच्छी नौकरी की। देन वो वापस लौटे, अपने दोस्तों से कहा कि भाई ये देश का सबसे एलीट जॉब है। आप सोचिए, इतना बेहतरीन पैकेज सब कुछ होने के बावजूद आईएएस अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें उन्हें लगा कि मैं पैसे तो कमा लूंगा, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ करना, कुछ निर्णय लेने की ताकत लेकर आना, तुम्हारे निर्णयों से तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान होना, यह बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप एक से आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट, सैमसंग में इतने बढ़िया पैकेज, साउथ कोरिया में सेटल हो गया, और उसके बाद भी उसको जो तृष्णा थी वो खींच कर लेकर आती इंडिया कि नहीं, मुझे इसके बारे में सोचना है। लेकिन जब उन्होंने तैयारी की तो उन्होंने, जैसे मैंने कई बार क्लास में आपको बता रखा है, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी का प्रयोग किया। अब ये बहुत बड़ी बात आप समझिएगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब, इस पर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है कि अपने आप को एक नैरो टाइम जोन में डाल देना। होता क्या है कि हमारा दिमाग जैसे ही वाइडर टाइम जोन पाता है, जब लगा रहे बहुत समय, जैसे मैंने कई बच्चों से बात किया तो उसमें जब मैंने उनकी काउंसलिंग की तो उन्होंने कहा कि सर हमें बताया गया कि पहले अटेम्प्ट में आईएएस निकलता ही नहीं है, तो हम सिर्फ पहले अटेम्प्ट में आके दिल्ली घूमना चाहते हैं। जैसे मैंने एनसीईआरटीज को लेकर जब बैच शुरू किया तो कई बच्चों ने कहा सर हम खुद ही देख लेंगे। अब 1 आध साल बीत गया, उसके बाद कह रहे हैं कि अरे सर वो 1 साल में थोड़ी किसी के सिलेक्शन होता है, यानी उन्होंने माइंडसेट बना रखा था। और 2-2, 3-3 साल बीतने के बाद उनसे छोटे छोटे प्री के एग्जाम भी नहीं निकलते, फाइनल सिलेक्शन छोड़ दो। इस व्यक्ति ने अपने इंटरव्यू में कहा, बताया कि मैंने सबसे पहले खुद से वादा किया कि मैं सिर्फ 2 अटेम्प्ट अपने आप को दूंगा, इससे ज्यादा मैं अपने अटेम्प्ट नहीं दूंगा। अब यहां से पता चल जाता है कि यानी जब आप तैयारी करने उतर रहे हैं तो अपने आप के लिए आपने एक जो है सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दिया कि मेरे दिमाग को ज्यादा लीवरेज नहीं मिलेगी, चल थोड़ी देर मस्ती कर लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, जब हमने पहले दिन तय कर लिया कि मैं लिमिटेड टाइम फ्रेम में अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा, तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपने एक बार सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा होगा कि शारजाह में जब भारत को जीत के लिए जो है वो रनों की जरूरत थी, ओवर बहुत कम थे, विकेट्स बहुत कम बचे, उस व्यक्ति ने कहा नहीं मैं इसको जीत के दिखाऊंगा, तो उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया, छक्के पे छक्का, शेन वॉर्न को दे छक्के पे छक्का मारा, और उसका नतीजा क्या रहा कि भारत जो है जीत गया। यानी जब हम डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि हमें कम समय में बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है तो आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं, और ये एक ही बार झोंकना होता है, ये एक बार ही टॉपर बनेंगे, अभी दोबारा इनको टॉपर बनने की कोई जरूरत नहीं है, कोई शौक नहीं है। तो यहां पर जो है सबसे बड़ी समझने की चीज है सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो मैं पहली चीज करूंगा, जैसे मैं कई बच्चों से मिला, जब बात होती है एनसीईआरटी का बैच शुरू कर रहे हैं, तो कई लोगों ने कहा अरे सर एनसीईआरटी कोई पढ़ने की चीज है, वो तो हम ऐसे धीरे धीरे पढ़ लेंगे। साल 2 साल उनकी एनसीईआरटीज खत्म नहीं हुई, 51 से ज्यादा एनसीईआरटीज हैं, 3000 से ज्यादा पेजेस हैं, वो जब पढ़ने उतरे 3000 पेज 1 साल में उनसे खत्म नहीं हो पाए। तो आपको यह समझना है कि आपके पास टाइम कितना है। इनकी कहानी में आपको यह चीज जानने को मिलेगी कि सेंस ऑफ अर्जेंसी तैयारी की पहली शर्त है, और एनसीईआरटी में सबसे बड़ा खतरा है अगर आपने एनसीईआरटी को सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ नहीं किया तो एनसीईआरटी आपका साल 2 साल अकेले खा जाएगी। इतने बंडल कभी एनसीईआरटी का एक दूसरे के ऊपर रख के देखना, 6 to 12 ये बंडल तैयार होता है। इतने बंडल को पढ़ना, नोट्स बनाना, क्वेश्चन करना, याद करना, ये सालों का प्रोजेक्ट हो जाता है, और यही कारण है कि लोग अपनी ऊर्जा को खो बैठते हैं। तो पहली चीज ये याद रखना कि जब भी तैयारी करने उतरना, इस आईएएस टॉपर से सबक सीखना। इसने कहा कि मैं सिर्फ अपने आप को 2 अटेम्प्ट दूंगा बस, और अपनी सारी ताकत झोंक दूंगा। अब इसकी स्ट्रैटेजी देखो क्या है। तो
आपको यह समझ में आया कि प्री का एग्जाम टॉपर्स के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा होता है। प्री को सबसे संजीदा तरीके से लेना, सबसे गला काट प्रतियोगिता अगर कहीं होती है तो वो प्री एग्जाम में होती है। दूसरा, मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में जब हम पहुंचते हैं तो इनको एसए में मिलते हैं 133 नंबर, जो कि एक एवरेज से कम है, राइट। ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग पे जो एक्चुअली में की जानी चाहिए थी, राइट। यानी ये शायद 140 नंबर, फिर भी इतिहास से टॉपर है, लेकिन मैनेज कहां किया ये देखो। एसे के मार्क्स कंपैरेटिवली इनके कम रहे। इन्होंने खुद कहा कि मैंने अपना जो है बहुत ज्यादा ऐसे प्रैक्टिस नहीं की, गलती हो गई। फिर जीएस1 बेसिकली ह्यूमैनिटी यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज के साथ होता है। तो ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट थे, तो इनका वो चीज काफी जो है कमजोर रह गया और 98 मार्क्स के लाए। जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी से रिलेटेड है उसमें 117 अच्छे मार्क्स। जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इनका एक कोर इशू था वहां 117 मार्क, और एथिक्स के पेपर में 116 मार्क्स आए। अब सवाल यह है कि जो इनके मेंस रिटर्न थे वो 942 मार्क्स आए। 942 बहुत जबरदस्त मार्क्स, 942। और पर्सनालिटी टेस्ट में इनको 179 मार्क्स मिले, करंट पे अच्छी पकड़ और फंडामेंटल में बहुत अच्छी पकड़। तो जो टोटल इनका वैल्यू बना वो 1121 बना। बहुत ध्यान से इसको समझना, आपको अंदाजा होगा कि कैसे हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो अब सवाल यह है कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग मैथ से पढ़कर आया है, राइट, जिसने साइंस पढ़ी है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, वो ह्यूमैनिटी में कैसे उसने बैलेंस किया। उसने मानविकी के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमी में कैसे अपना बैलेंस किया, ये बड़ा जरूरी, क्योंकि उसके लिए उसने अपना पूरा जीवन पहले आईआईटी क्रैक करने में, यानी उसने पीसीएम पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिर इंजीनियरिंग पढ़ी, कंप्यूटर साइंस पढ़ी, कोडिंग की, 2 साल नौकरी की, वहां मशीनों को समझा, और अचानक से वापस, ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। तो ऑब्वियस सी बात है ये सरल उसके लिए भी नहीं था, क्योंकि आप पूरी जिंदगी भर जो है वो कुछ और पढ़ते चले, अचानक से आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें आने लगी जिनसे आपका कभी कोई लेना देना नहीं था। यानी ये व्यक्ति जब इसने शुरुआत की तो इसके सामने भी एक चैलेंज था कि मुझे कैसे बैलेंस करना है। जो चीजें आपने कभी नहीं पढ़ी वो चीजें आज आपको पढ़नी पड़ रही हैं। जो सालों हो गए कभी स्कूल टाइम में सिविक्स के कोर्स में ये पढ़ाया जाता था वो याद भी नहीं रहा, हमने अपना जो है वो 10th से ही अपना पूरा जीवन आईआईटी के लिए झोंक दिया। तो अचानक से ये इसने बैलेंस कैसे किया ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। सो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ ही शिफ्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टू ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा कैसे किया कि पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट था, इनका सक्सेस सीक्रेट आप जानना चाहोगे? क्या क्या इनका सक्सेस सीक्रेट रहा, कैसे बैलेंस किया, और कैसे एक व्यक्ति, आप समझ लिए 0 व्यक्ति थे ये, भले चाहे आईआईटी से ग्रेजुएट हो, नौकरी का पैकेज लाखों का रहा हो, लेकिन जब एक व्यक्ति जो मैथ से हो, जो इंजीनियरिंग से हो, अचानक से उसके सामने ह्यूमैनिटी जब खुलती है, जब उसको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, जब उसको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, तो वो भी उतना ही घबराता है जैसे कोई एक बिगिनर बच्चा घबराता। वहां सब लेवल बराबर हो जाता है। वहां पर कोई एमए किया हुआ, बीए किया हुआ बच्चा वो ज्यादा एडवांस होता है, उसको पता होता है कि भाई हम तो इतिहास पढ़े हुए हैं, हम भूगोल पढ़े हुए हैं अपने यहां, तो वो ज्यादा एडवांस हो जाता है ह्यूमैनिटी के बच्चा। अब ऐसी कंडीशन में इन्होंने इस कठिन सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? तो पहला कैसा, मैंने आपको सीक्रेट बताया। पहली बात, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो कि मैं अपने आप को 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट दूंगा, डिपेंड ऑन योर एजुकेशन। जैसे इनकी एजुकेशन अच्छी हुई है तो आप अपने आप से कहते हैं मैं इससे ज्यादा नहीं टाइम दूंगा, मेरे पास टाइम कम है, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, सबसे पहले करो। मैं इसकी तैयारी करना चाहता हूं तो आप बोलो कि मैं सिर्फ अपने आप को इतने अटेम्प्ट दूंगा और अब इसी में ही मुझे अपने सारे प्राण झोंकने, मेरा पहला अटेम्प्ट सबसे बेहतरीन होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे पहले अटेम्प्ट को ट्रायल अटेम्प्ट लेते हैं कि चलो ट्रायल करके देखते हैं यार कहां होगा पहले अटेम्प्ट में। अपने पहले अटेम्प्ट को सबसे गोल्डन अटेम्प्ट मानिए कि ये मेरा सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, इसके लिए मुझे अपने प्राण झोंकने पड़े, मैं तैयार हूं, राइट। दूसरा, ऑप्शनल को बहुत गंभीरता से ले। अब इन्होंने क्या किया सक्सेस सीक्रेट में, इन्होंने अपने ऑप्शनल को सबसे गंभीरता से लिया। इन्होंने सबसे पहले बैठे और इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, पूरी स्ट्रैटेजी, सक्सेस स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, उसमें बता रहा हूं एनसीईआरटी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनकी सक्सेस का सीक्रेट एनसीईआरटी क्यों था, ये आज आप समझेंगे। तो ऑप्शनल जो है इन्होंने अपना बहुत बढ़िया से टाइम मैनेज, इनको कहा कि ऑप्शनल में जो मेरे मार्क्स हैं वो हमेशा अच्छे होने चाहिए।
और मैथ्स इनका ऑप्शनल था, मैथ्स ये पढ़कर आए थे, अपनी कोर स्ट्रेंथ पर इन्होंने काम किया। आपको अपनी कोर स्ट्रेंथ पर काम करना होता है। बोले ये मेरा ताकतवर है, इसमें मुझे टाइम कम लगेगा, मुझे सबसे पहले इसमें झोंकना होगा खुद को। अब ये जरूरी नहीं कि आप भी मैथ्स ऑप्शनल लें, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते चले आए, अच्छे थे पढ़ने में, तो इन्होंने अपनी कोर स्ट्रेंथ समझ क्या कह रहा हूं, कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत हो सकती है। तो आपको ध्यान से पहले अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट पे काम करना होगा। उस टॉपर ने ये ऑप्शन लिया, आप में से ज्यादातर लोग यही सोचकर ऑप्शन ले लेते हैं, नहीं मुझे क्या रुचि है, मेरे टीचर से मेरी कितनी बात हो पा रही है, मैं किसमें देर तक टिका रह सकता हूं। यह होता है ऑप्शन लेने का तरीका। जैसे प्रिंस धवन, रैंक 3 की बात करूंगा, तो जब आप उनकी बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गोल्ड मेडलिस्ट, और सब्जेक्ट उन्होंने ह्यूमैनिटी का लिया। कारण क्या था? कारण यह था कि वहां उन्हें लगा कि वो उनकी कोर स्ट्रेंथ हो सकती है, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब इस तरह से अगर राजीव रंजन जी की बात करें, आईएएस टॉपर, तो उन्होंने अपनी कोर स्ट्रेंथ ज्योग्राफी मानी, वहां वो कन्वर्ट हो गए, तो अपनी कोर स्ट्रेंथ पे कहा। ऑप्शनल को बहुत सीरियसली आपको डिफाइन करना है, अपनी कोर स्ट्रेंथ पे आईएएस जो है ऑप्शन लेना है। उसके साथ उन्होंने टाइम मैनेज किया कि भाई मैं अपने आप को सेव कर लूं, और मैंने हर बार जो है सिलेबस एनालिसिस बताया कि ऑप्शनल आपकी रैंक सिक्योर कर देता है, सिलेक्शन सिक्योर कर देता है। अगर आप 300 प्लस मार्क्स हिट कर गए तो आपको बहुत आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा, जीएस के लिए क्या है? इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जीएस, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी था, हाथ पर इनके भी कांप रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं जो है वो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, और ये स्ट्रैटेजी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो चलो आज फिर से उसको दोहराते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या थी। इन्होंने जीएस के लिए अपनी स्ट्रैटेजी, यानी जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई ये मेरे साथ परिचय नहीं रहा है, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, मुझे इंजीनियरिंग के बारे में पता है, मशीन्स के बारे में पता है, कंप्यूटर कोडिंग के बारे में पता है, मुझे नहीं पता ये हिस्ट्री में क्या बीत गया, ये ज्योग्राफी में क्या है। तो इन्होंने कहा कि पहले मैं यूपीएससी की लैंग्वेज से परिचित होऊंगा, स्मार्ट करूंगा काम। तो इन्होंने सबसे पहले सिलेबस को बहुत गंभीरता से पढ़ा, और मैं बार बार कह चुका हूं कि जिस स्टूडेंट को सिलेबस नहीं पता वो यूपीएससी में टिक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। यूपीएससी का सिलेबस ही कम्युनिकेशन है। यूपीएससी के साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका ही केवल सिलेबस एनालिसिस है। तो इन्होंने सबसे पहले सिलेबस को एनालिसिस किया, बार बार पढ़ा। जैसे मैंने देश का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस एनालिसिस का बैच कर रखा है। आप एनी टाइम लर्निंग ऐप पे जाएंगे, आपको देश का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस एनालिसिस का बैच मिल जाएगा। और जिस स्टूडेंट को सिलेबस टिप पर नहीं है वो यूपीएससी के बारे में सोचना छोड़ दे, कोई गुंजाइश नहीं उसके लिए। मैंने आपको बताया था कि उसके बिना ना तुम बुक पढ़ पाओगे, ना तुम न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे, ना तुम आंसर राइटिंग कर पाओगे। मैंने तुम्हें यह तक प्रूव किया है कि यूपीएससी एक ही टॉपिक को अलग अलग पेपर में पूछता है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका आंसर को नहीं लिखोगे, आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में जो पिछले साल के प्रश्न होते हैं उनको पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। इससे आपको पता चल जाता है क्वेश्चन का ओरिएंटेशन। अब अच्छा देखिए, आप भले चाहे इनको मैथ्स में अच्छा कहें, लेकिन ये ह्यूमैनिटी में आपसे भी कमजोर थे, घबरा रहे थे, लेकिन इन्होंने रास्ता सही पकड़ा, स्टेप सही लिए, और यहां पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो दूसरा हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा, इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा, आई फोकस ऑन एनसीईआरटीज। जब मुझे लगा कि भाई मैं इसमें वीक हूं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई बेस नहीं है, तो भाई मुझे एक सशक्त सहारा चाहिए। बहुत स्मार्ट स्टडी, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ किस, यानी कीप इट सिंपल। इसको कीप इट सिंपल बोलते हैं। जब आपको लगे कि आप वीक हैं इस लड़ाई में, तो सिंपलिसिटी के साथ आप उतर जाइए। वही स्टेप फॉलो करिए जो टॉपर्स ने फॉलो किए हैं। आपको ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, वो मेरे लिए जो टेक्निक काम करी थी मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट। इसी को मैं क्लास में अक्सर वॉमिटिंग टेंडेंसी बोलता हूं, कि जो मुझे मेरे टॉपर्स, मेरे टीचर, मेरे गुरु ने बता दिया, मैंने वो किया और मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। मरता वो है जो इसको छोड़कर बाकी बहुत स्मार्टनेस दिखाता, ओवर स्मार्ट बन जाता है। बोले हम अपना खुद का तरीका खोजेंगे, और तरीका खोदते खोदते वो क्या करता है, वो कई साल निकाल देता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि मैंने जब देखा कि भाई इतनी ज्यादा विविधता है, इतना कुछ पढ़ना है। इससे पूछा, उसने कहा 10 बुक पढ़नी है, उससे पूछा कहा 20 बुक पढ़नी है, उससे पूछा, जब इंटरनेट पे लिस्ट छांटी तो हालत खराब हो गई। बोला भाई मैं एक सिंगल स्टैंडर्ड बुक पे पहुंच गया, स्टैंडर्ड बुक, कि जिसके जो मानक और फैक्ट्स हैं
स्टैंडर्ड बुक। बोला कहां से शुरू करूं, मेरे को ये कठिन कठिन किताबें डीडी बसु नहीं समझ में आ रही है, मैं नहीं मेरा कोई बेस ही नहीं है समझने का, तो मैं कैसे इसको समझूं। तो खुद को जीरो से एनालाइज किया, बोला सिंगल स्टैंडर्ड बुक कौन सी है, और इन्होंने कहा कि मस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कौन सी? एनसीईआरटी। ऑल इंडिया लेवल पे अवेलेबल है, एक विद्वानों की कमेटी इसको बनाती है, राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुरूप है, और बात बहुत ही तरीके से कही गई है। यानी इस किताब का एक पर्पस है कि मुझे मेरे सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाए, मेरे सब्जेक्ट का डेवलपमेंट मुझे पता चल जाए, मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो जब मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये चीज कैसे डेवलप हुई, लड़ाई क्यों हुई, ये चीज क्यों आई, तो धीरे धीरे मेरी अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाएगी तो मैं अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाऊंगा, और जब मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाऊंगा तो मैं इन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाऊंगा। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने खुद से ये बात कही। अब सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आप में से भी तो कई लोग बिगिनर होंगे, कई लोग यूपीएससी की तैयारी में उतरे होंगे, कई लोगों का कोई आईएएस का बेस नहीं होगा, किसी के घर में कोई जो है वो इस तरह से पढ़ाने वाला नहीं होगा। मानते हैं आप ये बात? तो आपको भी एक बिगिनर जो है वो स्टडी शुरू करनी है। क्या है बिगिनर स्टडी? तो इन्होंने कहा कि आखिर क्या चीज सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब ये समझो कि हमसे तैयारी में गलती कहां होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करता है, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे गए, आज तो बहुत इजीली अवेलेबल है, और इंटरनेट पे आपने स्टैंडर्ड यूपीएससी बुक लिस्ट आपने वहां पे डाला। जैसे ही आप इंटरनेट पे स्टैंडर्ड बुक लिस्ट डालते हैं, आपको ढेर सारी किताबों के नाम आ जाते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत की किताब का नाम आ गया। आप जानते हैं कि इसको बाइबल ऑफ यूपीएससी कहा जाता है, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आपने भी सबसे पहले गए और आपने कहा कि भाई लक्ष्मीकांत तो सबसे जरूरी है, रमेश सिंह जरूरी है, विपिन चंद्रा जरूरी है, आप उमा कपिला जरूरी। आप ये किताबें जो है इंटरनेट पे आप जाएंगे, आपको किताबों की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, राम आहूजा जरूरी है, ये किताबें आपने सुनी होंगी। जीसी लियोंग जरूरी है। तो आप ये किताबें जो है वो ले आए, आपने भी खरीदी होगी। विश्रायन पुरी, दत्त सुंदरम, भारी भारी मोटी मोटी किताबों के नाम। अब जरा देखो एक बिगिनर स्टूडेंट कहां गलती कर गया, और वो व्यक्ति जो इसने आईएएस टॉप किया है, हिस्ट्री लिख दी है ना, अब तो उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो वो उसने कैसे इस चीज को पढ़ा। उसने कहा फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत ले लें। अब लक्ष्मीकांत का पहला पेज और पहली हेडिंग क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। लक्ष्मीकांत कहां से शुरू होती है? रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है, पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हो रही है। ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको यही नहीं पता कि अंग्रेजों का शासन स्थापित कैसे हुआ, 1857 के बाद उनके प्रशासन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। राइट, आपको यही नहीं पता कि आखिर भारत में शासन व्यवस्था कैसी रही, शासन क्या होता है, लोग शासन के अंदर कैसे आते, शासन के रूप कितने होते, किस तरह का वो शासन था कि लंदन की महारानी के ना ब्रिटेन की महारानी के नाम पर भारत में शासन हो रहा है, शासन करने वाला वहां की संसद है, भारत सचिव शासन कर रही। क्या कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि ये बेसिकली डेमोक्रेसी है, ये मोनार्की है, ये एनार्की है क्या ये? अब आप ये जानते नहीं, और आपने क्या किया, बताते रहना मुझे। आपने सीधे खोला बढ़िया वाला पेज, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पिट्स इंडिया एक्ट फलाना ठिकाना, आपने याद कर डाला, और आप उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते भर बाद फिर, अरे यार ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1873 में था या 1773 में था, समझ में ही नहीं आ रहा। फिर आप सर पर हाथ मारते हैं, अरे फिर एक हफ्ते बाद भूल जाते हैं, क्योंकि आपने उसको रटना शुरू कर दिया। आपने प्रेशर में आ गए, बोले सब लक्ष्मीकांत पढ़ना है, मुझे भी लक्ष्मीकांत पढ़ना है। आपने खुद को जाना ही नहीं कि विकास का क्रम क्या रहा, विकास का क्रम क्या रहा। आपको यह समझ में थोड़े समय बाद क्या होता है, आप किसी से कह नहीं पाते हैं क्योंकि सब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ट्रेंड चला हुआ है, सबके घर में द हिंदू फेंका जा रहा है, इंटरनेट पे लिखा हुआ है हिंदू पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, रमेश सिंह पढ़ना है। अब पढ़ना तो है, दत्त सुंदरम पढ़ना है, मिश्रापुरी पढ़ना है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है। अब कहें तो किससे कहें, क्योंकि ये पूरी लड़ाई तो एक दिखावा चल रहा है विद्वानों का, नहीं तो मैं कम विद्वान दिखाई पड़ूंगा। सार्केज्म होता है ना, अरे मैं कैसे कम विद्वान दिखाई पड़ सकता हूं, ये मैं भी रियली रीड लक्ष्मीकांत, वेरी इजी बुक, वेरी इजी बुक। वो देखा मैंने वीडियो में, हाँ उस टॉपर ने 4 बार पढ़ा था, हाँ मेरा भी 3 बार हो गया, एक और पढ़ लूं मैं भी टॉपर हो जाऊंगा। तो आप इसी तरह की बात करते हो ना, अरे बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब है, मन ही मन सोच रहे यार कुछ पकड़ नहीं पा रहा हूं। किताब नो डाउट बाइबल है, बहुत अच्छी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग एक लेवल होता है। अंडरस्टैंडिंग तुम अपने दिमाग को समझना पड़ेगा कि मैंने कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं किया, नतीजा क्या रहा। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हें यह नहीं पता कि भारत का फ्रीडम मूवमेंट था क्या,
किसी भी कानून को, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वो भारतीय समाज में होने वाले विरोध या भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों की प्रतिक्रिया स्वरूप बनाया था, या अपने शासन को सपोर्ट करने के लिए बनाया था। तो तुम्हें उस कानून को समझने के लिए भारतीय समाज और राजनीति में होने वाले परिवर्तनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कानून रट लिया तुमने, उससे तुम्हें भारतीय राजनीति में, उस समय के समाज में, उस समय की जरूरतों में होने वाले परिवर्तनों को समझे बिना इस प्रतिक्रिया को समझ ही नहीं पाओगे। तुम इसको रटकर भारतीय समाज को नहीं समझ पाओगे, तुम वहां की राजनीति को नहीं समझ पाओगे, क्या परिवर्तन हमारे यहां आ रहे थे और किस तरह के परिवर्तन, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये परिवर्तन जब हमें दिखाई पड़ रहे थे, इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप या अपने शासन की प्रतिक्रिया को समझने के लिए हमें यह काम करना पड़ा। नतीजा क्या होता है कि हम ढेर सारी चीजें रटना शुरू कर देते हैं, रोज सुबह शाम 1773 में ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और हमसे वो चीजें मिस हो जाती हैं। और जब हम कोई चीज रटते हैं जबरदस्ती, तो उसमें रुचि खत्म हो जाती है, रुचि खत्म होते ही हमारा सारा सिस्टम खत्म। सेम ऐसे मैं कहूं कि आपको साइकिल चलाना नहीं आता, आपको साइकिल चलाना नहीं आता, और मैं आपसे कह दूं भैया रस्सी पर साइकिल चलाना है, अभी आपको साइकिल चलाना भी नहीं आता, यही कहानी बता रहा हूं। बुक सारी बहुत अच्छी है, बहुत स्टैंडर्ड, साइकिल चलाना अभी नहीं आता, आप साइकिल पे बैलेंस नहीं कर पाते हो, और मैं कहूं आपको ना रस्सी पर साइकिल चलाना है, क्या होगा? हाथ पैर तो टूटेगा ही, दांत भी एक्स्ट्रा निकल जाएंगे। तो सेम चीज यही होता है कि अभी मुझे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, सब्जेक्ट का डेवलपमेंट कैसा हो मुझे नहीं पता है, और मैं सीधे आईएएस की बड़ी बड़ी किताबों का नाम मैंने इंटरनेट से निकाला, डाउनलोड किया, रिकमेंड बुक्स पढ़ी और कूद पड़ा। इसलिए मैंने कनिष्क कटारिया का एग्जांपल लिया, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ इन्होंने अपनी बात कही। देखो जो टॉपर्स होते हैं हम्बल होते हैं, जिस पेड़ में फल ज्यादा होते हैं वो झुकता है, तो उन्होंने वो बातें कही जो बहुत जरूरी है, उन्होंने मैसेज दिया इस बात को कि देखो भाई, मैं जानता हूं कि मैं ह्यूमैनिटी से नहीं हूं, मैं स्वीकार करता हूं, अब मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा। इन्होंने बहुत लंबी बुक लिस्ट नहीं दी कि अब 50 किताबें 60 किताबें, अगला बच्चा डर के मारे वैसे ही मर जाए, नहीं। तो आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप विद्वान होते जाएंगे, आपके अंदर एक उदारता आती चली जाती है। तो ये ही बात टॉपर्स को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, इसीलिए मैंने इनका एग्जाम्पल लिया। इन्होंने ग्राउंड टू अर्थ रियलिटी के बारे में बात किया, इन्होंने आने वाले मैसेज संदेश दिया, इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि बहुत ज्यादा घबराना नहीं, कम टाइम लेना, सब कुछ नहीं है यूपीएससी, लेकिन जब उतरना तो दिल से उतरना और अपनी कमियों को स्वीकार करना। मेरे अंदर ये दम नहीं था कि मैं जो है वो फॉरेन में नौकरी करके आया हूं, आईआईटी से पढ़ा हूं, अरे ये कौन सी बड़ी बात है। मैंने स्वीकार किया कि मुझे जीरो से शुरू करना है, मेरी जो स्ट्रेंथ थी उसको पकड़ा, जो वीकनेस थी उस पर काम करना शुरू किया, और काम करने के लिए तरीका मैंने यही अपना लिया। सो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए यूपीएससी के लिए एनसीईआरटीज बेस्ट है, ये टॉपर ने भी रिकमेंड किया। लेकिन एनसीईआरटीज फैक्ट की किताब नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसके बीच में दिए गए आशय को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर बात क्या कही जा रही है। एनसीईआरटी को लोग फैक्ट फाइल समझते हैं, उसके फैक्ट याद करना शुरू कर देते हैं, बस यहीं से गलती हो जाती है। एनसीईआरटीज इंटरलिंकिंग करने के लिए, कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, एनसीईआरटी का सबसे बड़ा, एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलपमेंट करती है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैसे करती है। मैं तुमसे एक नाम लिखता हूं, एक नाम लिखता हूं, अक्सर मैंने देखा नहीं है, यह नाम तुमने कहां सुना है, यह नाम आपने कहां सुना है बताइए। हां, ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया, जैसे मिर्जापुर करके एक वेब सीरीज आई थी, ज्यादातर लोगों ने इसका जवाब दे रहा है, ठीक है, कि कालीन भैया। कारण क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। वो कहानी याद है, आपको कहानी याद, जैसे एक बच्चे ने लिखा कि हमारे नोट्स में एनसीईआरटी के नोट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो क्या उससे पढ़ लें। अब जरा समझो इस बात को कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये वेब सीरीज आई थी, तो आपको ये वेब सीरीज याद है, नाम याद है। अभी पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछ लूंगा तो नहीं याद होगा, ठीक है, किसके किसके बीच हुई, कब हुई, क्या उसके पर्पस थे, वो नहीं याद होगा। रीजन क्या है, एनसीईआरटी की बुक सबसे पहला काम करती है कि कहानियों के माध्यम से, ठीक है, एक फ्लो होता है, कहानियों के माध्यम से, यानी विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, वो आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है। ये बहुत बात है, और स्टोरीज हमेशा हमें याद रहती है। तो अब आपको सिंपल से जो बात करें कि आपको स्टोरीज आप याद करते हैं, आप नरेट करते हैं,
ठीक है, कटप्पा, कटप्पा जैसे नाम लूंगा आपको याद आ जाएगा किस मूवी का है। आप कहानियों से, तो यूपीएससी जो है, जब आप एनसीईआरटी के थ्रू जाते हैं तो आप कहानियों के थ्रू फ्लो करते हैं, आप नरेट करते हैं, आप कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे डेवलप करते हैं। आप इस बात का मतलब नहीं समझ पाएंगे। अभी एक बच्चे ने पूछा, बहुत बड़ी बात कही उसने, कि मैं नोट्स पढ़ लूं हो जाएगा क्या? नोट्स से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती बच्चे, नोट से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, एनसीईआरटी से नोट्स बनाए जाते हैं, यह ध्यान रखना। और वो भी बीटीएल, बिटवीन द लाइन। नोट्स का मतलब होता है कुछ पॉइंट्स को छोटा करके उसको पॉइंटर फॉर्म में डाल दिया, ये कर दिया। जो एनसीईआरटीज होते हैं वो बीटीएल होते हैं, यानी उसके आशय को समझते हुए, इंटरलिंक करते हुए एक कहानी के फ्लो में उसको बनाना होता है, तभी आप उसको कर पाते हैं। क्लियर? यस या नो? तो ध्यान रखना कि एनसीईआरटीज आपके कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट करने में बहुत मदद, हमें जब किसी चीज का डेवलपमेंट पता चल जाता है तो हम लॉन्ग टर्म उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो एनसीईआरटी को जो भ्रांतियां हैं कि उसके फैक्ट पढ़ लें, इसका क्रक्स पढ़ लें, कतई बेकार है। एनसीईआरटी एक फ्लो के रूप में आगे बढ़ती है, एनसीईआरटी एक तरीके से आगे बढ़ती है।